What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए इस महीने की शुरुआत हम करते हैं इस बार की यूपीएससी की टॉपर। यूपीएससी की टॉपर है इस बार की कर्नाटका से है, ये इनका नाम है नंदनी। तो नंदनी जी ने अब की बार फर्स्ट रैंक प्राप्त की है आईएएस में यूपीएससी में। ठीक है, तो जो ये इनकी रैंक प्राप्त इन्होंने फर्स्ट की है, ये इनका एक गोल था कि मुझे आईएएस बनना है, पर लेकिन रैंक जो इनकी फर्स्ट आ गई है, तो वो देखिए आदमी को वही बोलते हैं ना, आप बस मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। इतना अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इतना मिलेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वही इनके साथ हुआ है। हालांकि इन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तब भी इनको आईएएस नहीं मिला, सेकंड दिया तब भी नहीं मिला, थर्ड दिया तब भी नहीं मिला। ये इनका फोर्थ अटेम्प्ट था जब जाके इनको आईएएस मिला है। हालांकि ये आईआरएस बन चुकी थी पहले, पर लेकिन ये वहां नहीं रुकी, इनको आईएएस ही बनना था। तो इसलिए ये फिर भी अपनी मेहनत कंटिन्यूअसली करती रही। तो देखिए इससे इनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर लाइफ में कुछ पाना है तो हमेशा कभी भी अपने गोल को लेके रिलक्टेंसी न दिखाएं। अपने गोल को लेके ये मत सोचे कि बस अगर लाइफ में कुछ करते करते थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो बस वहीं पे रुक जाए। हमेशा अपने गोल पर फोकस रखिए, जो आपको करना है हमेशा उसकी तरफ को चलते रहिए। ठीक है, और हमेशा 110% देने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ हम इस महीने की स्टार्ट करते हैं। आज 1 जून है, देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल एनालिसिस करने हैं, और फिर उसके बाद में आपको जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर भी दूंगा। ये पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल है स्टडी IQ के, आप खरीद सकते हैं। पेन ड्राइव और टैबलेट दोनों अवेलेबल है। यहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट और क्वेरी है आपके माइंड में तो। ओके, ये फर्स्ट आर्टिकल है बाबरी मस्जिद के केस से रिलेटेड, देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। वैसे तो पहले हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा इसके बारे में जो 2-4 पॉइंट हमारे काम के हैं वो हम इस आर्टिकल में से निकाल लेंगे। अभी अफगानिस्तान में फिर से एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, एक अटैक हुआ है जिसमें बहुत सारे आदमी मारे गए हैं, और ये एक हब बन चुका है यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी का। तो किस तरीके से यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो उन सब चीजों को थोड़ा हम लोग देखेंगे और अच्छे से उसको देखेंगे। मतलब पहले भी इस तरीके की एक्टिविटी हो चुकी है, और यहाँ पे यूएसए की फोर्सेज जाने के बाद में इस तरीके की एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ रही है आज की डेट में। आज की डेट में जो यूएसए की फोर्सेज है वहाँ पे ओनली ट्रेनिंग के रूप में है आज की डेट में अवेलेबल, पर लेकिन वो फोर्स को ट्रेन करती है ओनली, वो फाइट नहीं करती है। तो देखेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कहाँ से इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे होती है मैक्सिमम, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये वाला आर्टिकल इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, और साउथ अफ्रीका कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, या आप लोग कह सकते हैं एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा, उसके रिलेशन की बात यहाँ पे की गई है। खासकर यहाँ पे इंडिया और जापान को जो रखा गया, थीम में रखा गया, तो इंडिया, जापान और अफ्रीका की बात की गई है। तो किस तरीके से इनके रिलेशन आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, सारा अच्छे से देखेंगे। अफ्रीकन यूनियन के बारे में बताऊंगा, जिस तरीके से हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में जिक्र करते हैं। ओके, ये वाला आर्टिकल देखिए काउ और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पे इस आर्टिकल के बारे में मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ, क्योंकि इस तरीके के आर्टिकल जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे नहीं होते हैं, पर आपको आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। देखिए स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, वहां पर भी काउ के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया गया था। काउ को हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा अच्छा दर्जा दिया जाता है, एक भगवान के तौर पे पूजा जाता है। और ये आज से नहीं है, ये पुरानी सभ्यता के टाइम से ही चलता आ रहा है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में भी काऊ के बारे में पढ़ा होगा। काऊ के ऊपर लड़ाई भी होती थी यहाँ पे, मतलब इनके रखवालों के लिए काऊ चुराई जाती थी, तो उसके ऊपर लड़ाइयाँ भी होती थी। काऊ को एज ए करेंसी भी यूज किया जाता था, मतलब आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको काऊ दे दूंगा, मतलब गाय दे दूंगा। तो इस तरीके से गाय जो है हमारे बहुत पुराने टाइम से एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे रही है हमारी सोसाइटी में, और इनको पूजा जाता है। ओके, और आज की डेट में आप लोगों को आर्टिकल में भी, आगे इस आर्टिकल में नहीं है, एक न्यूज एनालिसिस में दे रखा है कि एक कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि काऊ को जो है मतलब नेशनल एनिमल बना दो। ठीक है, तो ये भी बनाने की बात चल रही है। उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये दिया गया है कि गाय एक ऐसा प्राणी है इस धरती पर, ओनली ऐसा प्राणी है गाय, कि जो ऑक्सीजन इनहेल करता है और ऑक्सीजन ही एक्सहेल करता है। मतलब सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेता है और सांस लेते टाइम ऑक्सीजन ही निकालता है। बाकी आदमी क्या करते हैं, मैक्सिमम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन लेते हैं, पर निकालते जो है वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अदर दूसरी गैसेज। ठीक है, तो पोल्यूटेड गैस निकालते हैं, और ये गाय जो है ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही निकालती है। तो ये इस तरीके की जो एंटिटी है ये गाय के साथ कनेक्ट है आज की डेट में यहाँ पे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, और इसके अलावा इंडियन साइंटिस्ट नहीं, फॉरेन साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि गाय को जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और उसको मतलब इस तरीके का दर्जा दिया जा सकता है। तो वो कई सारी एक्टिविटी, वो कई सारे आगे आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए दो चीजें हो सकती है। एक तो हो सकता है फंडामेंटल राइट के तरीके से ट्रीट किया जाए, कि अगर गाय को कोई भी कुछ भी परेशानी कर रहा है, इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो डायरेक्ट कोर्ट में इंटरफेयर किया जा सके। ठीक है, दूसरा है
इसको फंडामेंटल राइट में न रख के डीपीएसपी में रख दिया जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अगर इसको डीपीएसपी में रख दिया जाता है तो देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर यहाँ पे कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा और आपके फंडामेंटल राइट को रोका जाएगा हनन होने से। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट जो होता है वो बाइंड रहता है आपको फॉलो करने के लिए, आपका फंडामेंटल राइट का हनन ना हो उसको बचाने के लिए। पर लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीपीएसपी में क्या होता है, ये गवर्नमेंट की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एज ए ड्यूटी तरीके से ले सकते हैं इसको, पर लेकिन ये बाइंड नहीं होता है, गवर्नमेंट के हाथ में है, उसको करना है करे, ना करना है ना करे। तो अगर डीपीएसपी के थ्रू लेके चले जाए इस तरीके की चीजें तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को अपने हिसाब से काम करना होता है, इनके ऊपर बाइंड नहीं होता है। पर लेकिन ऐसा होता है ये इनडायरेक्ट वे में बाइंड होता है। मान लीजिए डीपीएसपी के तहत एजुकेशन की पॉलिसी है, हेल्थ की पॉलिसी है और कोई इंप्लॉयमेंट जनरेशन करने की पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट ये चीजें नहीं कर रही है तो वैसे तो बाइंड नहीं है, पर लेकिन जब 5 साल बाद इलेक्शन होगा तो फिर इनको आंसर देना पड़ेगा जनता को। जब जनता को आंसर देंगे तो फिर घूम के वही बात आ गई, जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता फिर कहेगी तो ना आपने एजुकेशन के ध्यान रखा, ना हेल्थ का ध्यान रखा, ना किसी भी एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा, तो इसलिए अब हम आपकी गवर्नमेंट नहीं बनने देंगे। तो ये एक फियर रहता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में, तो इसलिए गवर्नमेंट एक तरीके से लायबल रहती है अपनी ड्यूटीज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उनको 5 साल के बाद में फिर से जनता के दरबार में जाना पड़ता है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इसको यहाँ पे रख दिया जाए, अगर इसको कि मतलब किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है और वो सारी चीजें करनी है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यही, और तो बाकी की मतलब बोल बच्चन गिरी ज्यादा की आर्टिकल में जो मेन थीम है वो ये है। ठीक है ना, तो इसका फोकस देके चलिएगा आप लोग। तो यहाँ पे बताइएगा कि फंडामेंटल राइट कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं और जो डीपीएसपीओ कितने से कितने आर्टिकल तक आते हैं और दोनों किस किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं। दोनों ये ऐसे पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है इंडिया में गवर्नमेंट का जिसमें इनमें से कोई क्वेश्चन न आया हो, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देके चले जितना भी हो सके आप लोग। ओके, जो ये साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पे लिखा है प्राइड इन प्रेजुडिस। तो देखिए ये होता क्या है प्रेजुडिस, आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं पक्षपात। ठीक है ना, तो पक्षपात इसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसमें प्राइड फील करते हैं हमारी सोसाइटी में। आर्टिकल काफी फिलोसफिकल टाइप का हो गया, मैं आप लोगों को थीम बता देता हूँ क्या है। देखिए अगर कोई एक रिलीजन का आदमी है तो अपने रिलीजन वाले आदमी को ज्यादा अच्छा मानता है और उसको ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो दूसरे के तहत पक्षपात करता है। कोई एक कास्ट का आदमी है वो अपनी कास्ट को ज्यादा मानने की कोशिश करता है, दूसरे के तहत पक्षपात करता है। कोई रीजन का आदमी है वो अपने रीजन को मानता है, दूसरे का पक्षपात करता है। इवन यहाँ तक कोई एक कंट्री या स्टेट का आदमी है वो अपनी कंट्री या स्टेट के आदमी को फॉलो करता है, दूसरे का पक्षपात करता है। यही काम अप्लाई कर सकते हैं आप लैंग्वेज के रूप में भी। तो इस तरीके का प्रेजुडिस है हमारे यहाँ पे, प्रेजुडिस है और ये इसमें प्राइड फील करता है आदमी। ठीक है, तो ये जिस तरीके से हमारी कंट्री है एक इंटीग्रेटेड कंट्री है हमारी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, इतनी सारी चीजें होते हुए भी, पर फिर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें हमको हर जगह देखने को मिलती है। तो जो पूरा फोकस इन्होंने दिया है वो इस टर्म्स पे दिया है और हर एक पैराग्राफ में आपको ये टर्म देखने को मिलेगी और बहुत ही फिलोसफिकल टाइप का आर्टिकल है। एग्जाम में इस तरीके की चीजें नहीं पूछी जाती है। ओके, ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल देखिए, अभी कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता जी को 2 साल की जेल हो गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, आदमी की एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो इस तरीके से जो आईएएस ऑफिसर भी हैं यहाँ पे 3 आदमी उनको भी मतलब जेल पहुंचाया गया है। तो ये किस तरीके से चीजें निकल के आ रही है यहाँ पे, और उनका इस तरीके से इतने बड़े लेवल का सेक्रेटरी जो होता है हाईएस्ट पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो उस लेवल पे भी अगर इस तरीके की प्रैक्टिस हो रही है तो लोगों का विश्वास इसमें से उड़ जाएगा। तो उसी के बारे में आर्टिकल दिया गया है, कुछ हमारे काम के पॉइंट से यहाँ में से इसमें से निकाल लिया जाएगा। ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के ऊपर है आर्टिकल। ये वाला आर्टिकल यहाँ पे लिक्विडेशन के ऊपर जिक्र किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, हमारे कंट्री में आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी ने कई सारी पॉलिसी चला रखी है, मेक इन इंडिया से रिलेटेड पॉलिसी चल रही है, और उसके अलावा जो मेन पॉलिसी चला रखी है वो चला रखी है स्टैंड अप चला रखी है, स्टार्टअप चला रखी है। तो जो ये सारी पॉलिसी है खासकर स्टैंड अप और स्टार्टअप की फोकस के लेकर चलूंगा। मान लीजिए आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, स्टार्टअप तो आपने स्टार्ट कर दिया, कोई भी स्टार्ट कर दिया। मान लीजिए आपने क्या स्टार्ट कर दिया, घर पे कोई मशीन लगा ली और उससे सिलाई करने वाली छोटी सी एक मतलब 10-15 मशीन रखी और ट्रैक सूट या स्पोर्ट के कुछ सामान बनाने स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ट्रैक सूट वगैरह जो होते हैं जो स्पोर्ट के लिए होते हैं तो बनाने स्टार्ट कर दिए, पर लेकिन आपने उससे कंपनी के तौर पे दर्ज भी करा लिया। पर कुछ दिनों बाद आपको दिख रहा है कि आपको उसमें से प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, तो जो लिक्विडेशन होता है किस तरीके से उसको इजी बनाया जाए, मतलब एक तरीके से अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना ली है, तो कंपनी तो आपने बना ली है, कंपनी में से बाहर किस तरीके से निकला जाए। ये थोड़ी ना है यार, आपने कोई कंपनी बना ली और उसमें से प्रॉफिट नहीं आ रहा है आपको और फिर भी आप उसको कंटिन्यू रखें। तो अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो फिर उसमें से कैसे बाहर निकलना है, तो उस चीज के ऊपर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि बिना प्रॉफिट करते हुए भी ये तो होता नहीं है। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना ली, कंपनी बनाना आसान है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जिस तरीके से चक्रव्यूह था, ठीक है ना। तो जिस तरीके से अभिमन्यु था चक्रव्यूह में घुस गया था पर लेकिन निकला नहीं गया था, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, अगर एक बार कंपनी बना लो, आप कंपनी के चक्रव्यूह में घुस जाओ, तो यहाँ पे कंपनी बनाना आसान है पर लेकिन उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। मतलब उसको कंपनी को अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो फिर उसमें से बाहर कैसे निकले, इसकी जो पॉलिसी है हमारे यहाँ पे बहुत टाइट है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है। तो इसके लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड गवर्नमेंट के द्वारा 2016 पास किया गया है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में फंस चुके हैं जो लॉस कर रही है, लॉस दे रही है आपको, तो उसमें से आसानी से बाहर निकला जाए, ठीक है। इसी की वजह से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरीके से भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो उसका भी एक पार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि किस तरीके से हमको, मतलब अगर ये आ जा रही है तो बैंक्रप्सी कोड जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है, उसके तहत आसानी से बाहर निकला जा सकता है और उसीलिए उसको बनाया गया है। ओके, तो ये आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है। आइए अब आगे चलते हैं। ये आर्टिकल अफ्रीका से रिलेटेड है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। पूरा आर्टिकल लिखा गया है राजीव भाटिया जी के द्वारा। तो ये फॉर्मर हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका और केन्या में, तो इसलिए वहां की जो सिचुएशन है अच्छे से जानते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए अभी जो हुई है गांधीनगर में मीटिंग हुई है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की, तो गांधीनगर में मीटिंग हुई है और आज ये काफी मीटिंग इनकी होती रहती है। उससे आज की डेट में ओनली 4 ऐसी कंट्री हैं जहां पे ये आउटसाइड अफ्रीका गई हैं, ठीक है। तो उनमें से एक इंडिया है। तो आप लोग इंपोर्टेंस समझ सकते हैं क्या इंपोर्टेंस है इंडिया की लेके अफ्रीका को। ओके, तो यहाँ पे वही चीजें डिस्कस की गई है। देखिए अभी आज की डेट में देखा जाए, जो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी चल रही है, उस तरीके से देखते हुए अफ्रीका को ये लगता है कि इंडिया के साथ में कॉन्टैक्ट अच्छे बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो इंडियन जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मतलब जब हम कहीं भी जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनका भी ख्याल रखते हैं, उनके इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ पे जो आसपास की एक्टिविटी हो रही है, मतलब ये रहता है कि वहाँ पे जो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वहाँ पे उनके आदमी को ही एम्प्लॉयमेंट मिले। ऐसा नहीं है चाइना की तरह अपनी फोर्स लेके वहाँ पे चले गए और अपने ही यहाँ से जो वर्कर है वो लेके चले गए और उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये चाइना करता है अक्सर। तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़े अच्छे तरीके का रहता है, जिससे जो अफ्रीकन कंट्री है वो इंडिया की तरफ को काफी अट्रैक्ट रहती है, ठीक है। तो अफ्रीकन कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो इंडिया में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीकन कंट्री ग्रोइंग इंटरेस्ट, ठीक है ना, एक्सटेंसिवली विद इंडिया इंस। तो ये इंडिया जो आईएनसी इससे लिखा रहता है, ये आईएनसी यूज कैसे किया जाता है, ये टर्म्स भी आप लोगों को याद रखनी है। कई बार मतलब पहले बता चुका हूं वैसे तो मैं, ये यूज किया जाता है कंप्राइजिंग, मतलब जो हमारी मीडिया है वो यूज करती है इस वर्ड को, ठीक है। इंडिया आईएनसी, इंस बोल सकते हैं इसको, इंडिया इंस। तो ये क्या होता है, इसको यूज किया जाता है इंडियन मीडिया के द्वारा। किसके लिए यूज करता है, दोनों चीजें मिल जाती है इसमें, गवर्नमेंट भी और कॉर्पोरेट भी। मतलब कॉर्पोरेट वाले ऑफिस जितने भी हैं, कंपनी वगैरह जो हैं वो भी, और इसके साथ में गवर्नमेंट भी, तो दोनों को कंबाइन करके ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए उसी तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी सारी मिलके जो अफ्रीका में करती हैं इन्वेस्टमेंट, वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके का होता है और एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट वो वहां पे लेके आता है। और इसी के चलते देखिए जो यहाँ पे मीटिंग हुई है गांधीनगर में अभी, उसके अफ्रीका जो बैंक था, जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है AFDB, तो जो इसके प्रेसिडेंट थे अकिनवामी एडिसेना, तो इन्होंने देखिए बोला भी है, इंडिया को बोला है ए डेवलपिंग बिकन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक बिकन की तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, जिस तरीके से लाल बत्ती होती है ना गाड़ी के ऊपर, तो इस तरीके से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में उस तरीके से है। और अगर अफ्रीका के साथ में इंडिया के कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं, ढंग से पार्टनरशिप होती है, तो विन विन पार्टनरशिप है, दोनों का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। और आप लोग देखिए इसी सिचुएशन को देखते हुए पास्ट 2 ईयर में अगर हमारी गवर्नमेंट के बारे में देखा जाए, तो प्रेसिडेंट ले लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, तो लगभग 16 कंट्री का अब तक हम विजिट कर चुके हैं अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लगभग 16 कंट्री विजिट की जा चुकी है अब तक। तो ये भी एक अच्छा, आप देख सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत है जिस तरीके से हम लोग चीजों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम आर्टिकल में आगे चलें, थोड़ा सा एक बार अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं, आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ये देखिए ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट पूरा,
ठीक है। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट है आज की डेट में? टोटल 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट में एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो कि सेकंड नंबर पे आता है साइज में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 कॉन्टिनेंट कौन से आप लोगों को पता ही होगा। एशिया ले लीजिए पहले नंबर पे, साइज में डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे देख लीजिए। पहले नंबर पे कौन हो गया? एशिया आ गया जिसका सबसे ज्यादा साइज है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एशिया दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद में दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है और चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है। ये हो गया पूरा नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे हो गया फिर साउथ अमेरिका, फिर ठीक है। तो इस तरीके से अंटार्कटिका हो गया फिर 5वें नंबर पे। अंटार्कटिका नीचे आ जाता है, पूरा नीचे वाला एरिया यहाँ पे अंटार्कटिका आ जाता है। ये 5वें नंबर पे हो गया, ठीक है। छठे नंबर पे यूरोप हो गया और 7वें नंबर पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो अगर अफ्रीका की बात यहाँ पे की जा रही है, ये हो गया पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 16%, पर लेकिन फिर भी इंडिया से कम है, इंडिया में 17% है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और 20% टोटल लैंड है यहाँ पे, और ये इंडिया की लैंड जो है यहाँ पे 20% हो गई और हमारी कितनी है? ओनली 2.4% है, ठीक है। जीरो हटा दो यहाँ पे। ये देखिए कितनी कम लैंड है हमारे पास में और जो पॉपुलेशन है वो 17% है। अब देखिए इंडिया को अगर हम यहाँ पे मैप में देखें, ये देखिए ये हो गया इंडिया, ठीक है। इंडिया हो गया ये हमारा, तो ये हमारा इंडिया हो गया और यहाँ पे ये हो गया अफ्रीका। अब देखिए एक साइड में तो अफ्रीका है और एक साइड में इंडिया है। 17% पॉपुलेशन हमारी है वर्ल्ड की और 16% पॉपुलेशन इनके पास में है वर्ल्ड की। तो हमारे पास में एरिया कितना है? ओनली 2.4% है और इनके पास में 20% के करीब एरिया है वर्ल्ड का। तो अब देख लीजिए कितनी महामारी है इंडिया में जमीन की, अगर देखा जाए कितनी इंपॉर्टेंस जमीन की होगी, तो वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। टोटल जो अफ्रीका में कंट्री है 54 कंट्री है। 54 कंट्री में से ओनली 2 साल में 16 कंट्री की विजिट की जा चुकी है हमारी डिग्नेटरी के द्वारा, ठीक है। और अफ्रीकन यूनियन भी एक इस तरीके से यूनियन है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, तो इसी तरीके से अफ्रीकन यूनियन भी है, वो भी इसी तरीके से वर्क करती है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है। तो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए इन सब चीजों के लिए अफ्रीकन यूनियन बनाई गई थी, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अदी अबाब, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो जो ये है यहाँ पे इथोपिया में पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया इथोपिया, तो ये हेडक्वार्टर है। आप कंट्री के में थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, कहीं कहीं पे 55 कंट्री दे रखी है, कहीं कहीं पे 54 कंट्री दे रखी है। तो ये क्या रहता है, कई सारी कंट्री ऐसी रहती है छोटी मोटी सी जिनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। तो कोई तो कहता है कि ये कंट्री है, कोई कहता है कि कंट्री नहीं है, एक ही पार्ट है, कोई कहता है कि 2 कंट्री अलग हो चुकी है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में इस तरीके से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उन पे कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए जो अफ्रीकन यूनियन है वो उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो स्टैब्लिश हुई थी वो 2001 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो एक तरीके से नई आप इसको बोल सकते हैं। तो थोड़ी सी मतलब जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन काफी पुरानी है, तो ये एक नया भाई इन्होंने अपना फॉर्मेशन किया है और इनको भी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई है। पहले क्या होता था यहाँ पे, मतलब सब अलग अलग लगे हुए हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है एक दूसरे से, तो एक दूसरे से मतलब यूनाइट करने के लिए और मतलब थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में, एक प्रोस्पेरस वे में ये बढ़ सके, एक प्रोग्रेसिव वे में, उसको फोकस करने के लिए इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को फिजिकल मैप से रिलेटेड भी, जो आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर, इसके बारे में आप लोग याद रखना। अब मोदी जी अपना विजन बताते हैं अफ्रीका के बारे में। तो यहाँ पे इनका एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। मतलब इसको अभी देखो डिसाइड नहीं किया गया एक्चुअली होना क्या है इसके अंदर, बस एक वो नहीं कहता, मोटा मोटा सा इन्होंने प्लान बना लिया है कि हाँ इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, पर एक जो गाइडलाइन है प्रॉपर उसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है। तो इसमें जो वर्क करने जा रहे हैं, ज्वाइंटली प्रोड्यूस करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो वो क्या है, इंडिया और जापान की मिलके रिसर्च इंस्टीट्यूट एजेंसी और अफ्रीकन की भी कुछ है, तो सब मिलके आपस में वर्क करेंगे, तब जाके यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो बिटवीन इंडिया और अफ्रीका की बात कर रही है, यहाँ पे बात की जा रही है सस्टेनेबल एंड द इनोवेटिव डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी भी रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि वो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी बचा रहे, ऐसा नहीं है कि उसको एग्जॉस्ट कर दे। तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट किस किस एरिया में करना है, इनको डेवलपमेंट करना है और कॉर्पोरेशन बना के चलना है जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कनेक्टिविटी बना के रखनी है। इनहेंस करना है कैपेसिटी को और स्किल को। पॉपुलेशन वहां पे खूब है, यंग जनरेशन है वहां पे खूब, जिस तरीके से इंडिया में है, पर लेकिन उनके पास में स्किल नहीं है, तो स्किल प्रोवाइड कराना, पीपल से पीपल पार्टनरशिप बना के चलना। तो इस पे मेन फोकस रहेगा, जिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो एशिया अफ्रीका जो ग्रोथ कॉरिडोर है उसके हिसाब से भी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अभी एक खाका तैयार किया गया हल्का हल्का सा, कि किन किन एरिया में वर्क करना है, पर किस तरीके से वर्क करना है उसके बारे में अभी ज्यादा आइडिया नहीं है। तो वो क्या है, हेल्थ में और फार्मास्यूटिकल में वर्क करना है, ठीक है ना, जो मेडिसिन वगैरह होती है फार्मास्यूटिकल्स,
और हेल्थ तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है? जिस तरीके से एग्रीकल्चर से कोई प्रोडक्ट निकल के आता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करके एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात बोल सकते हैं आप तरीके से। जिस तरीके से गेहूं आता है तो गेहूं को प्रोसेस करके ब्रेड बना दिया जाता है, ठीक है? तो इस तरीके की इंडस्ट्री लगाना, तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के फोकस करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी फोकस करके चलना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, बहुत सारी मतलब जो आदमी होते हैं मारे जाते हैं, और इस तरीके से मतलब इन्वायरमेंट और एनिमल और ह्यूमन कैपिटल सबका लॉस इसमें होता है। तो इसको किस तरीके से बचाना है, तो उस पे फोकस करना है। और ऊपर फिर यही हो गया स्किल डेवलपमेंट, किस तरीके से इनहेंस करना है। तो यहाँ पे ये हो गया एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो इसमें ये प्रायोरिटी, इसमें फोकस दिया जाएगा सबसे ज्यादा इन वारे एरिया में, ओके। और जिस तरीके से अब तक बोला जाता था कि 20th जो सेंचुरी है वो वेस्टर्न कंट्री की सेंचुरी है, पर लेकिन जिस तरीके से 21st सेंचुरी को बोला जा रहा है कि वो एशिया सेंचुरी थी। एशिया सेंचुरी मतलब इंडिया और चाइना की सेंचुरी है। तो ये जो यहाँ पे अभी बातें की गई है उसको चेंज किया गया है थोड़ी कोटेशन को। जो 21st सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी नहीं है ओनली, 21st सेंचुरी एशिया और अफ्रीकन सेंचुरी है, ठीक है, नॉट जस्ट एशियन सेंचुरी। मतलब दोनों ही अच्छे लेवल पे वर्क करेंगे, सबसे ज्यादा जॉब यहाँ पे डेवलप होगी, सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे मिलेगा, सारी वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मार्केट होगी वो यहाँ पे होगी। तो उस तरीके से दोनों को बोला गया है कि ये वाली जो होगी यहाँ पे, ये अफ्रीका और एशिया की सेंचुरी होगी, ना कि एशिया की सेंचुरी होगी। और इसी से देखिए जो सिनर्जी बना के चली जाएगी, किस तरीके से बेटर रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, कनेक्टिविटी और इंटीग्रेशन, मतलब रीजनल इंटीग्रेशन करना है और कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है, और इंडस्ट्रियल नेटवर्क अच्छे से करना है। देखिए इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए ये एक कोई गांव है, ठीक है, और यहाँ से जाने के लिए कोई ढंग से रास्ता नहीं बना हुआ है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कोई सिटी है, मान लीजिए दिल्ली हो गया यहाँ पे, और दिल्ली के आसपास दूर दराज में कोई गांव है और जैसे कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है किसी रीजन के साथ में, तो वो बहुत ही पिछड़ा हुआ हो जाएगा मेन रीजन के साथ में। तो अगर इस तरीके का नहीं है, तो सबसे बड़ी बात होती है किस तरीके से रीजनल इंटीग्रेशन करना है और कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ानी है, ठीक है। चाइना में भी आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर सुने होंगे, उसमें चाइना के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। चाइना में जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ है इंटरनल एरिया का, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले काम किया है, अपने जो इंडस्ट्रियल हब है उनकी कनेक्टिविटी बना दी है रूरल एरिया से, जिसकी वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, हेल्थ की एक्टिविटी ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे वर्क करने आने के बाद में वो रिमिटेंस भी अपने वाले एरिया में भेजने लगे। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ओके। तो इन पे फोकस देके चला गया है। तो यही बात यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अगर देखिए दोनों को फोकस करके चला जाए, इंडिया और चाइना के बारे में अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए, तो कंप्लीटली डिफरेंट है। चाइना जो फोकस करके चलता है वो एक ह्यूज इन्वेस्टर है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और मैक्सिमम जो काम करता है वो चेक बुक के ऊपर, मतलब प्रॉफिट के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बेस डेवलपमेंट यहाँ पे रहता है। पर लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया ने आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं। हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में देखते हैं, हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक म्यूचुअल डेवलपमेंट के बारे में फोकस करके चलते हैं। अफ्रीकन ह्यूमन रिसोर्सेज का हम वहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं, वहाँ पे ऐसे करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहे। तो हम वहां पे इस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि हमारी लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन बढ़ाने की, जबकि चाइना की इतनी नहीं है। तो ये बातें यहाँ पे बोली जा रही है। और इंडिया, जापान, अगर फ्यू अफ्रीकन कंट्री के बारे में और बोला गया, कीनिया, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तो इनके बारे में किया गया है कि ये भी आइडेंटिफाई किया इन्होंने कुछ एरिया जिसमें मिलकर वर्क करना है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में और ब्लू इकोनॉमी मतलब वाटर इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ वर्क है जहां पे मिलके हम सब मतलब एक तरीके से वर्क कर सकते हैं प्रॉपर वे में। पर लेकिन जिस तरीके से हम एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बना रहे हैं, या फिर इन कंट्रियों के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, फिर जापान के साथ में मिलके काम कर रहे हैं, ये सब सारी जब तक इसका कोई मतलब नहीं है, जब तक रिजल्ट आना स्टार्ट ना हो जाए। मतलब उसी तरीके से है, आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तब तक तैयारी नहीं मानी जाएगी जब तक आप उसको प्रोडक्टिव वे में रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट ना करते। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आप कर तो रहे हैं, वो सही बात है, अपनी जगह अच्छे से वर्क भी कर रहे हैं, पर लेकिन जब तक रिजल्ट न आ जाए तब तक लोग उस पर ट्रस्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये बहुत ही एक तरीके से कंपैरेटिव चीजें हैं। जिस तरीके से चाइना का एक तरीके से बहुत ही सब्सटेंशियल ठोस सक्सेस है, वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे, पर इंडिया और जापान का कोऑपरेशन वहां पे अगर आने वाले टाइम में सस्टेन कर पाता है, तो तब जाके एक अच्छे कोऑपरेशन की बात आएगी कि जापान इंडिया अफ्रीका का एक अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन हो गया। चलिए आर्टिकल तो कंप्लीट हो गया, पर आप क्वेश्चन बताइए कि इक्वेटर जो है अफ्रीका में कितनी कंट्री से पास होता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। और अगर आप ज्यादा ही खुश हैं, आपका मन लग रहा है पढ़ाई में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दीजिएगा
कि ये कितनी कौन-कौन सी कंट्री से अफ्रीका की पास होती है। क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है ओनली वर्ल्ड में जहाँ से तीनों लाइन पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ठीक है? तो अगर टाइम हो तो साथ तीनों का बता दीजिए, वरना इक्वेटर का बताइएगा आप लोग। ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड है, मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसका आंसर आप लोगों को लास्ट में मिल जाएगा वीडियो के। देखिए यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है वो आर्टिकल 142, हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वाले आर्टिकल को। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक पावर दी गई है कि आप लोग कंप्लीट जस्टिस दिला सकते हैं, उसके लिए आप मतलब काफी लिमिट्स को पार कर सकते हैं, पर लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जा सकते। मतलब एक तरीके से जो कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी हद को आप पार नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी देखने को आया, हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसकी हदों को पार कर करके अपने डिसीजन दिए हैं। जिन डिसीजनों में गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी थी, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरीके से रोड और हाईवे वाली पॉलिसी थी कि इसके आसपास में शराब पीना बंद कर दिया जाए, तो वो वाली पॉलिसी थी उस पे गवर्नमेंट को बनानी थी, ठीक है? गवर्नमेंट को पॉलिसी थी, वो गवर्नमेंट को वर्क करना था उसके ऊपर, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन निकल के आया। तो दुनिया भर के ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है आज की डेट में और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को ब्रीच कर रहा है। तो उसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो इसी आर्टिकल के तहत करता है। ये मानता है कि यहाँ पे हमको कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराना है। तो यहाँ पे देखिए ये आर्टिकल आया बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, तो जो मतलब क्रिमिनल चार्ज लगाए गए हैं जो बीजेपी के लीडर है लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तो देखिए कितने बड़े-बड़े डिग्नेटरी लीडर हैं आज की डेट में ये, इनके ऊपर चार्ज लगाए हैं और उमा भारती तो आज की डेट में मंत्री भी हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। तो इस तरीके से चार्ज लगाए हैं और आज की डेट में पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है? कि वो आदमी जो क्रिमिनल मतलब चार्जेस से इतने दिनों से, आज देख लीजिए 1992 से केस चला हुआ आ रहा है। तो अगर इसको देखा, सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि एक तरीके से इतना डिले हो गया जस्टिस में, तो वो भी सोचने वाली बात है। उसके बाद में आज की डेट में इनके ऊपर चार्ज लगाए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुअर इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा है, वीक प्रोसिक्यूशन जो चीज़ें की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और सबसे बड़ी जो सबसे क्वेश्चन मार्क लगाने वाली जो बात है वो है जुडिशियल डिले। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वही आप लोगों ने सुनी है कहावत कि जस्टिस इज़ डिलेड लाइक जस्टिस इज़ डिनाइड। तो वही बात हो गई, बहुत सारे आदमी तो एक्सपायर हो जाते हैं यार, तब तक उनको मतलब न्याय भी नहीं मिल पाता है और बहुत देने मतलब जिनके खिलाफ चल रही होती है मतलब कार्रवाई, वो भी एक्सपायर हो जाते हैं और जिनको न्याय चाहिए होता है वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं होता है इस तरीके की जस्टिस प्रोसेस का, ठीक है? तो वो बात यहाँ पे बोली गई है आर्टिकल में। इसके अलावा जो ये डिसीजन आया था, इसमें कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 2 केसेस यहाँ पे एक जगह कंबाइन कर दिए गए थे। एक तो केस था किसके खिलाफ, इनके खिलाफ, जिन्होंने इनको मतलब एक तरीके से प्रोवोक किया है वो काम करने के लिए। दूसरा उन आदमियों के खिलाफ था जो वो काम कर रहे थे। तो दोनों केस अलग-अलग चल रहे थे, तो इसको कंबाइन कर दिया गया, प्रोवोक करने वाले भी और एक तरीके से काम करने वाले भी। पर लेकिन अब तक ये अलग-अलग चल रहे थे, ठीक है? तो इसके एक साथ में मिला के केस चलाने की बात की गई और देखिए अब स्पीडी ट्रायल की बात की गई कि विदिन 1 ईयर जो है इसका डिसीजन निकल के आए और कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि हमारी सोसाइटी की हार्मोनी बिगाड़ी गई है इसके द्वारा। बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे इम्पैक्ट पड़ा है। और आप लोगों ने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ भी आ रही थी कि एक तरीके से आडवाणी जी को मतलब प्रेसिडेंट के लिए भी नॉमिनेट करने वाली बात आ रही थी निकल के। तो उसके ऊपर भी देखिए अब निकल के आएँगी चीज़ें और ऊपर से यूनियन मिनिस्टर उमा भारती है। तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। तो एक तरीके से तो एक साइड में तो हो गई पूरी पॉलिटिक्स और ये माना जाता है कि मतलब अगर इस तरीके के हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उनमें जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वही यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जस्टिस मिलता है लोगों को या नहीं मिलता है। तो वही बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी और उन्हीं चीज़ों को कंपेयर किया गया है। तो देखिए वो आगे आने वाले केस में भी और चीज़ें आगे से क्लियर हो जाएगी, पता चलेगा, तब उसको देखेंगे हम लोग अच्छे से। ओके? नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड है ये है अफगानिस्तान से रिलेटेड। ये अफगानिस्तान का मैप हो गया, एक बार कंप्लीट मैप में इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें यहाँ पे ये हो गया इंडिया, ठीक है? और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान हो गया, ऊपर इस तरीके से ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो जो सबसे बड़ा डेंजर बॉर्डर है यहाँ पे इसका पाकिस्तान माना जाता है। क्योंकि जो ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला एरिया है, बड़े वाले मैप में चलिए, जो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला एरिया है, खासकर ये वाला एरिया है, ये पाकिस्तान टेरिटरी से कनेक्टेड है। देखिए कितना बड़ा बॉर्डर है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं? बॉर्डर का नाम बताइए आप लोग। तो जो ये बॉर्डर है इसके आस-पास में जो ईस्टर्न साइड में है, यहाँ पे ये माना जाता है कि जो तालिबानी एक्टिविटी होती है या आईएसआई वाली जितनी एक्टिविटी होती है, वो सारी एक्टिविटी जो उनका गढ़ माना जाता है वो पाकिस्तान को माना जाता है कि पाकिस्तान की लैंड से उनको वो किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल में भी यही बताया गया है कि जो हब है वो पड़ोस में हब है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होती रहती है। काबुल यहाँ पे इसकी कैपिटल है और जो करेंसी है वो है अफगानी, ठीक है? तो करेंसी का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है खासकर बैंकिंग जैसे एग्जामों में, छोटे
और कई सारे क्लर्क वाले एग्जामों में पूछ लिया जाता है, एसएससी में पूछ लिया जाता है। यूपीएससी में तो खैर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको फिजिकल बाउंड्री पता होना चाहिए कि लैंडलॉक कंट्री है या फिर ये मतलब ओशन फेसिंग कंट्री है, तो आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो क्या हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया और इधर अफगानिस्तान हो गया। वैसे इंडिया भी कनेक्ट करता है, पर पाक ऑक्युपाइड एरिया यहाँ पे आ जाता है बीच में, वरना इंडिया का भी इससे पार्ट कनेक्ट है यहाँ पे, तो याद रखिएगा ये, ठीक है ना। बाउंड्री इंडिया से भी कनेक्ट करती है अफगानिस्तान की। ओके, तो अफगानिस्तान में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है अभी, ये इस तरीके की एक्टिविटी अफगानिस्तान में नॉर्मली होती रहती है, तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ही ग्रेव बनी हुई है वहां पे। और ये अफगानिस्तान में ये बोला गया कि ये स्ट्रेंजर एक्टिविटी नहीं है, ऐसी बहुत आसानी से वहां पे चीजें होती रहती हैं अफगानिस्तान में। अप्रैल में अभी देखा जाए मजार शरीफ पे 100 सोल्जर्स मारे गए थे इनके, अभी 90 आदमी यहाँ पे मारे गए हैं जो बम ब्लास्ट हुआ है अफगानिस्तान में। तो इस तरीके की ब्लास्ट एक्टिविटी चलती रहती है यहाँ पे, तो ये इतनी फ्रीक्वेंट एक्टिविटी है कि बहुत आराम से होती रहती है। तो देखिए आज की डेट में अगर इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो जो आज सबसे बड़ी बात तो यही बोली गई है कि इसमें किसी ने भी ये नहीं बोला है अब तक कि ये एक्टिविटी हमने की है, ठीक है, कि कौन इसके पीछे, इसके एक्टिविटी के कौन पीछे है, अब तक वो एक मतलब खुल के सामने नहीं आया। जिस तरीके से अगर कहीं पे एक्टिविटी कोई होती है ब्लास्ट वाली, तो आईएसआई वाले आगे आ जाते हैं, कभी तालिबान वाले आगे आ जाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई आगे नहीं आया। तालिबान ये कह रहा है कि सिविलियन को मारते नहीं है हम कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो इनके सपोर्टर हैं। अगर ये बोलेंगे कि हमने एक्टिविटी की है इस तरीके की, तो इनको पता चल जाएगा कि जो सिविलियन जो इनको सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करना छोड़ देंगे। पर लेकिन जो मैक्सिमम जिस तरीके की एक्टिविटी करता है, जो सिविलियन को भी फोकस करके चलता है, वो कौन है, वो इस्लामिक स्टेट है। तो खासकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ईस्टर्न अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान से कनेक्टेड जो बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे, तो ये ईस्टर्न अफगानिस्तान हो गया यहाँ पे। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, तो खासकर ईस्टर्न अफगानिस्तान में, पहले वाले पहुंच गया, एक मिनट। तो ईस्टर्न अफगानिस्तान में ये बोला जा रहा है, तो रिसेंट इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी हो चुकी है, जिसमें कि जो आईएस वाले जो टेररिस्ट हैं, वो सिविलियन जो आदमी होते हैं, जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं, उनको भी मारते हैं। तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट, इसके पीछे कई सारे रीजन है। देखिए, एक तो आप अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ले लीजिए, इतने ट्रबल फेस कर रही है, मतलब पब्लिक में कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है कंप्लीटली, ठीक है। दूसरी तरीके से ले लीजिए अमेरिकन जो ट्रूप्स थे, जब तक यहाँ पर अमेरिकन फोर्स थी अवेलेबल थी, तब तक इस तरीके की एक्टिविटी बहुत कम होती थी। पर लेकिन 2014 से जब तक यहाँ से ट्रूप चली गई है, आज की डेट में भी अवेलेबल है, पर लेकिन वो यहाँ पे लड़ाई नहीं करते हैं, वो ओनली ट्रेन करते हैं और एक कंडीशन को देखते हैं, एक तरीके से अपनी मतलब पोजीशन बनाए हुए हैं बस, ठीक है। तो टेरर अटैक जब से होते हैं और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उस टाइम से लेके, और लास्ट ईयर देखिए 11,500 आदमी मतलब इंजर्ड और किल हुए हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल पे वहां पे इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। और इसके अलावा देखिए 3 प्रॉब्लम इन्होंने बोली है, एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, दूसरी डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम और तीसरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में क्या है, करप्ट गवर्नमेंट है, फोकस करके किसी चीज पे नहीं चलती है, इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट है, डिसीजन ढंग से नहीं लेती है, और इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके ऊपर ही सेक्सुअल अब्यूज के चार्ज लगे हुए हैं। तो और भी कई सारी एक्टिविटीज तरीके करते हैं, करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये इनके सामने सबसे बड़ी कंडीशन यही है। देखिए, अगर पॉलिटिक्स आपके ढंग से होती है ना, एक स्टेबल होती है, तो फिर चीजें सही तरीके से होने लगती हैं। डिप्लोमेटिक चैलेंज है कई सारे, डिप्लोमेटिक चैलेंज तालिबान के साथ में ले लीजिए। तालिबान की जब तक ये सप्लाई कट नहीं करेंगे, देखिए कोई भी कंडीशन ऐसी होती है, अगर किसी को सुधारना है तो सबसे बड़ी बात होती है उसकी सप्लाई कट करने वाली होती है। तो अगर उसकी सप्लाई कट नहीं करेंगे तो आगे से लड़ते रहे, पीछे सप्लाई आती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना मेंटेन रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, सबको पता है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है इस तरीके की इंसर्जेंसी, तो पाकिस्तान से सप्लाई बंद की जाए पहले इनकी, तालिबान की जो एक्सटर्नल बैकअप इनको मिलता है पाकिस्तान से, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी बात है, वहां से उनको सॉल्यूशन मिल सकता है, पहले उनको सप्लाई बंद करी जाए। सिक्योरिटी वाले चैलेंज कितने हैं, अफगानिस्तान आर्मी को ही अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से डिमोरलाइज हो चुकी है, क्योंकि आज की डेट में इनके यहाँ पे 1,70,000 अफगानिस्तान की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ठीक है। पर लेकिन चैलेंज जो है उनके साथ में बहुत सारे डिफरेंट है, कहीं तो उनको इंटरनल चैलेंज है, कहीं उनको एक्सटर्नल चैलेंज है, और ऊपर से इनके पास में फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, ना उनके पास में गन अवेलेबल है, ना उनके पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन अवेलेबल है कोई, तो वो भी उनके पास में, इसलिए वो डिमोरलाइज रहते हैं कि क्या कर लेंगे यार, लाठी से थोड़ी ना लड़ेंगे वहां पे जाके। तो इस तरीके की चीजें रहती है, और कोई प्लान भी नहीं है इनके पास में किस तरीके से फॉलो अप करके चलना है कि स्टेबलाइज किया जाए अफगानिस्तान को। तो इस तरीके की कंडीशन है जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम, ग्रेव कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है आज की डेट में। ओके, तो ये वाला कोल से रिलेटेड आर्टिकल है, जिस तरीके से हमारे कोल सेक्रेटरी, जो कोल फॉर्मर कोल सेक्रेटरी थे एचसी गुप्ता, मतलब वो भी अरेस्ट हो गए हैं, उनको भी 2 साल का कारावास मिल चुका है। तो देखिए 3 तो आईएएस ऑफिसर और कोल सेक्रेटरी, इस तरीके की डिग्नेटरी को भी अगर यहाँ पे मतलब एक तरीके से करप्ट प्रैक्टिस में लीन पाया जाता है,
तो फिर ये कहीं ना कहीं आदमियों में एक फेथ कम कर देती है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक फेथ कम कर देती है कि इतने बड़े बड़े आदमी भी यहाँ पे इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। तो देखिए जो इनको इंडियन पिनल कोड के तहत और प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के तहत इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्जेस लगे हैं इनके ऊपर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया था 2014 में नहीं, आई थिंक 2014 में किया था ना शायद, चलिए मुझे ईयर याद नहीं है। तो 214 में किया था शायद, 214 कोल ब्लॉक यहाँ पे क्या कर दी थी, कैंसिल कर दी थी उनकी एलोकेशन। और फिर उसके बाद में जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी तो जो कैग ने भी बोला था कि क्या है ये एलोकेशन जो है इनएफिशिएंट है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, फुल एफिशिएंसी में नहीं की गई है, उसको करप्ट नहीं बोला गया था। देखिए ये भी कई तरीके से कंफ्यूजन रहता है, कोई रिपोर्ट तो कुछ बताती है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ने क्या बताया, इनएफिशिएंट है, करप्ट नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने क्या बनाया, अनऑथराइज्ड है। तो अलग अलग वो निकल के आ रही है ना, यहाँ पे एलोकेशन जो है अनऑथराइज्ड है, यहाँ पे इनएफिशिएंट बोला गया, यहाँ पे अनऑथराइज्ड मिला गया, मतलब इनकी ऑथोरिटी नहीं थी, पर यहाँ पे करप्ट नहीं बोला गया है। तो ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है, मतलब आप लोग जो किस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हैं, किस तरीके के चार्जेस लगा रहे हैं, उसमें भी एक सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक फेलियर है इस तरीके से, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा जहां पे मिला हुआ होता है। आप लोग देख लीजिए मनमोहन सिंह तक का मतलब इसकी आंच आई थी, तो लेकर प्राइम मिनिस्टर से नीचे तक का हर एक आदमी लिप्त पाया जाता है। तो पूरा एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेल एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं आप इसको, पूरा एक तरीके से फेलियर हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एआरसी की रिपोर्ट आई थी, जो आप लोग पढ़ते भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जो फर्स्ट रिपोर्ट आई थी वो मोरारजी देसाई ने चेयर की थी, ठीक है, 1966 में की थी। आज की डेट में सेकंड एआरसी फॉलो करके हम लोग चल रहे हैं। बताइएगा सेकंड एआरसी कब आई थी और उसके चेयर कौन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, इसके बताइएगा, फिर कल आंसर दूंगा। देखिए बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हैं कुछ, तो आप भी इस तरीके से अच्छे से आंसर दीजिए, फिर मैं भी और मोटिवेट रहता हूँ अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया था कि इस तरीके की एक्टिविटी अगर कोई होती है तो लोकपाल इन्वेस्टिगेट करे उसको, पर लोकपाल तो आज तक की थैले में पड़ा हुआ है, लोकपाल को तो थैले से बाहर ही नहीं निकाला गया है, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया आज तक भी। तो अगर कोई इस तरह का कॉन्सिक्वेंसेज आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वहां पे नेगेटिव एक्टिविटी पाई जाती है, और फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट, मतलब अपने जान पहचान वालों को ये कॉल प्रोवाइड करा दो या अपने जान पहचान वालों को टेंडर दे दिया जाए, तो इस तरीके की अगर एक्टिविटी हो रही है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, ठीक है ना। तो गुड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में मतलब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, वो मतलब मर चुका है, पर मर चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने आप नहीं होता है, उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। ये लिखा है डज नॉट जस्ट हैपन, ओके। तो जो भी आज की डेट में हो रहा है, अगर वो हो रहा है तो वो किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो गुड अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी लेके चलना है तो किसी न किसी को तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो वही बातें बोली गई है, अगर देखिए देखा जाए ऑनेस्टली, अगर कोई मिस्टेक्स हो रही है, मैन एडमिनिस्ट्रेशन, करप्ट प्रैक्टिस, ये फीचर जो इस तरीके के होते हैं मैक्सिमम, लाइक द अगर यूके दूसरी कंट्री है तो फीचर उस तरीके के बोले गए हैं, मतलब क्या आप नॉर्मल समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो होता है एक बात होती है, अगर कोई यहाँ पे आदमी है, पॉपुलेशन है, और एक साइड में एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट ढंग से बना के रखना है तो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले तो यही निकल के आता है फेवरेटिज्म ना रहे, अपने रिलीजन के लिए, अपनी कास्ट के लिए, अपने भाईचारे के लिए उनपे फोकस देके ना चले, तो फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक तरीके से मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और करप्ट नहीं होना चाहिए, तो लोगों का ट्रस्ट बना होना चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्नेटरी आ गई है तो ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, तो किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए, किस तरीके से उसको बनाया जाए, तो उसे फोकस दिया जा रहा है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, कि मतलब राइटिंग में कहीं लिख सकते हैं, इसको यूज किया जा सकता है, तो थोड़ा बहुत वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आर्टिकल। पेज फर्स्ट पर न्यूज है, मतलब सोचने वाली क्या, थोड़ा सा मतलब अब तक अच्छा फील हो रहा था कि हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पर लेकिन अब फिर से चाइना हमसे आगे निकल गया है। जो अभी फोर्थ क्वार्टर का जो एस्टिमेशन आया है उसके हिसाब से हमारी जो ग्रोथ है वो 6.1 रह गई है, जबकि चाइना की है वो 6.9 है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, एग्रीकल्चर में भी नीचे डाउन आ गई है ग्रोथ, ठीक है। और माइनिंग और क्वेरिंग जो होती है उसमें तो खैर थोड़ी बड़ी है, पर लेकिन थोड़ी काफी बड़ी है, पर लेकिन और जो सेक्टर है सारे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, होटल, सब में डिक्रीज हुआ है। तो जो हमारी ग्रोथ आ गई है आज की डेट में वो घट के नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल था यहाँ पे। आप जो ब्राइट स्पॉट बोला जा रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी में, हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला जो चर्चा गा रहे थे, उस पर अब वो बोलना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, हालांकि फिर आगे निकलेंगे, टेंशन मत लीजिए। पेज 3 पर न्यूज है पंजाब, याद रखिएगा पंजाब और यूएन जॉइंट हैंड मिलाने वाले हैं ड्रग्स को हटाने के लिए। आप लोगों ने उड़ता पंजाब देखा होगा, मूवी देखी होगी, तो जिस तरीके से वहां पे चीजें होती हैं, काफी लार्ज स्केल पे चीजें होती हैं, तो किस तरीके से उसको खत्म किया जाए। तो यूएन के साथ में, तो पूछ सकते हैं कि कौन सा कंट्री का स्टेट मिलकर यूएन के साथ में इस तरीके की मतलब एक्टिविटी में इन्वॉल्व है हटाने के लिए। तो ड्रग्स को किस तरीके से कम किया जाए उसके ऊपर फोकस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी बिहार में कॉपी चेक हुई है तो वहां पे ओनली 35% पास हुए हैं,
और लगभग आप लोग बोल सकते हैं 64 या 65% जो स्टूडेंट है वो फेल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा पहली साल ये पाया गया था इस तरीके का, सब स्पाइडरमैन बने हुए हैं, मतलब यहाँ पे अंदर इनके परिवार वाले या दोस्त बैठे हुए हैं, उनको नकल पकड़ाई जा रही है ये। देखिए, ये है फ्यूचर, तो किस तरीके से स्पाइडरमैन बने हुए हैं और इतनी मेहनत अगर ये सारे मिलके किसी को पढ़ाने में करते, एक-एक टॉपिक भी तैयार कराते, तो सामने वाला वैसे ही पास हो जाता। चलिए जो भी है, तो इस तरह की एक्टिविटी जो होती है हम लोगों ने देखा था एसर की रिपोर्ट आई थी, ठीक है? तो कौन-सी एनजीओ के द्वारा वो दी गई थी, आप लोगों को उस एनजीओ का नाम लिखना है, ठीक है? उस एनजीओ का नाम लिखना है आप लोगों को जिसके द्वारा वो रिपोर्ट निकाली जाती है, मैंने कल ही आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया था उसके बारे में, ठीक है? तो किसकी एनजीओ है वो, किसके द्वारा बनाई गई है, अगर उसका भी नाम लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, वरना एनजीओ का तो नाम आप लोगों को लिखना है, जो कि एजुकेशन के लेवल के ऊपर अपनी रिपोर्ट निकाल के लेके आती है, ओके? राजस्थान ने किया था, पेज 7 पे न्यूज़ है, राजस्थान ने किया था आधार कार्ड की मिड डे मील, नो मिड डे मील विदाउट आधार कार्ड। अब यूपी में भी स्टार्ट होने जा रहा है ये जून से, ठीक है? 30 जून से ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए वही बात आती है, फिर क्रिटिसिज्म आएगा इसके ऊपर निकल के, जिस तरीके से राजस्थान ने बोला था कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसको मिड डे मील नहीं मिलेगा। तो ये तो एक तरीके से जो राइट्स हैं बच्चों के उसका डायरेक्ट हनन हो रहा है, और खासकर ये बिल्कुल मतलब ह्यूमैनिटी के भी तरीके से नहीं है। पर देखिए क्या होता है, बाद में देखा जाएगा। अभी ये वाला आर्टिकल जो मैं आपको एडिटोरियल में डिस्कशन कर रहा था, बता रहा था इसके बारे में, पेज 10 पर न्यूज़ है कि काऊ एक नेशनल एनिमल हो सकता है, ठीक है? तो ये क्या बोला गया है, मोस्ट मदर काऊ द ओनली लिविंग बीइंग जो कि हु इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? तो ये ओनली है, ठीक है ना? तो पॉइंटेड आउट ये माना जाता है कि 33 करोड़ गोट्स एंड गोड्सेस साइंस में काऊ में पाई जाती हैं। तो देखिए ये अगर इसके तहत देखा जाए, आर्टिकल 48 या फिर 51 एजी के तहत भी देखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के लीगल डिसीजन ले सकती है कि काऊ को एक लीगल स्टेटस दिया जा सकता है। तो देखिए अब किस तरीके से स्टेप्स लेते हैं वो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। वैसे हम लोगों ने डिस्कस स्टार्टिंग वाले आर्टिकल में भी कर लिया था, जिससे कि हम लोगों ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के तहत जो डिस्कशन किया था। तो देखिए वो अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा किस तरीके से स्टेटस दिया जाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पेन की विजिट पे पहुंच गए हैं, कहां से, जर्मनी से सेकंड स्पेन पहुंच गए हैं वो। स्पेन में काफी दिनों बाद, मतलब 1992 से अब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें एक चीजें और बता देता हूँ, यहाँ पे पहले तो इन्होंने ये बोला जीरो टॉलरेंस होना है टेररिज्म को लेके, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी 5 एमओयू साइन की है, मतलब एक तरीके से किस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने एक दूसरे में, साइबर सिक्योरिटी क्या होनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन, और ये फॉरेन एक दूसरे से इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से डिप्लोमेसी चलनी है। तो उन सब पे इनका एमओयू साइन हुई है 5, ठीक है? इसके अलावा देखिए इतने दिनों बाद क्यों विजिट की है, पहले स्पेन देख लीजिए आप लोग एक बार। स्पेन यहाँ पे हो गया, ठीक है? ऊपर फ्रांस हो गया और नीचे पुर्तगाल हो गया, पोर्चुगल भी जिसको बोलते हैं। तो इतने दिनों के बाद यहाँ पे विजिट इसलिए किया कि देखिए कुछ चीज ऐसी होती है, मान लीजिए कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, आप लोग किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप में है, बहुत सारे रिलेशनशिप रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आप लोगों को पता है कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है हमारे मन में ऐसी की ऐसी है, और वहां से जो हमारी चीजें कनेक्टेड रहती है, मतलब यहाँ पे जो व्यापार है वो फिक्स हो गया एक तरीके से, उतने दिनों से जो चला हुआ रहा है वही चला हुआ रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो रिलेशन एक तरीके से फिक्स हो जाते हैं कि हाँ ये आदमी है, इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला है, और ना तो उनको जरूरत पड़ी इस तरीके, ना हम लोगों को जरूरत पड़ी कुछ। तो एक तरीके से एक दोनों तरीके का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इतने दिनों बाद यहाँ पे विजिट की, और अब जाके यहाँ पे इतनी सारी जो एमओयू साइन की गई है। और 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया, मतलब स्पेन जो है, स्पेन इज द 12th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, और 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन में किस तरीके से इंडिया एंटर करेगा उसमें भी हमारा मतलब हमको राह दिखा सकता है स्पेन, ओके? और 200 स्पेन की जो कंपनी है वो लगभग इंडिया में आज के डेट में वर्क कर रही है, ओके? पेज 11 पे न्यूज है, आईएनएस कावेरी के बारे में ज्वाइन करने जा रहा है जुलाई में, ठीक है? आईएनएस कावेरी बोल रहा हूँ, कालावरी था ये, ठीक है ना? तो ये फ्रांस के द्वारा बनाई जा रही है, इंडिया में ही बनाई जा रही है। तो देखिए एक तरीके से जो कालावरी, मतलब इसका नाम लिया गया है डीप सी टाइगर शार्क जो होती है, उसको डीप सी टाइगर भी बोला जाता है, उससे इसका नाम निकाला गया है। और जो नेवी के चीफ है वो एडमिरल सुनील लांबा जी, इनका भी नाम याद रखेगा। तो ये इस तरीके से 6 बनाई जाएगी इनके द्वारा, और प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75 के तहत ये वर्क चल रहा है फ्रेंच के द्वारा हमारी कंट्री में, ठीक है? इसके अलावा ये मतलब ये हमारी है, और सेकंड एक और है, सेकंड जो सबमरीन है उसका नाम है कंदारी, ठीक है ना? ये कंदारी है, तो ये भी इसका नाम है, तो ये भी मतलब जनवरी में इसको लाया गया था, ये भी वर्क करना भी स्टार्ट कर देगी। तो ये पनडुब्बी आप इनको बोल सकते हैं अगर नॉर्मल तरीके से समझना हो, पनडुब्बी, ठीक है ना? तो किस तरीके से नीचे वर्क करती हैं और जहाज को सुरक्षित रखने में और वारफेयर में इनका यूज किया जा सकता है आसानी से, ओके?
पेज 13 पर न्यूज़ है, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन होने के बाद में फिर से हम बैक टू द उसी पे आ गए हैं जो नवंबर में सिचुएशन थी। मतलब सब ने फिर से कैश स्टार्ट करना यूज कर दिया है, अब नॉन कैश वाली कंडीशन नहीं रह गई है। तो ये देखिए, जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा और आप इस तरह की फैसिलिटी नहीं देंगे कि बहुत ज्यादा फायदा दे रहे हैं उस पे नॉन कैश पे, तो तब तक इस तरीके की एक्टिविटी ही रहेंगी, वो उसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। पेज 14 पर न्यूज है, बिग ब्रदर जियो ओवरशैडो रिलायंस कम्युनिकेशन। देखिए रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वो किसका है, वो है अनिल अंबानी का, और जो जियो है वो है मुकेश अंबानी का। तो उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर हो गया ट्राई के हिसाब से जियो। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच गया है जो अनिल है उनको, रिलायंस कम्युनिकेशन को। और अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो बनाई गई थी ना रिलायंस कम्युनिकेशन, ये भी मुकेश अंबानी के द्वारा ही बनाई गई थी, पर लेकिन जब इनका बंटवारा हुआ था तब ये अनिल को मिल गई थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, देखिए कितने अच्छे तरीके से आंसर दे रखे हैं। कमेंट बॉक्स में से मैंने आंसर सारे कॉपी किए हैं, ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी अगर आंसर दिया करें तो कुछ इस तरीके से आंसर लिखा करें, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिखे तो प्रॉपर वे में अच्छा रहता है। तो सारे आंसर ये नीचे कमेंट बॉक्स में दिए हुए थे। ओके, तो ये आंसर है। पहला तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल उसके डिपार्टमेंट के बारे में मैंने पूछा, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, याद रखिएगा, कोई और नहीं नाम देना है आप लोगों को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ला नीना एल नीना का नाम मैंने पूछा था, लिटिल बॉय, वो लिटिल गर्ल और लिटिल बॉय इनको बोला जाता है। ओके, बाबरी मस्जिद के बारे में मैंने पूछा था सॉरी, अयोध्या में है तो मीर ये बाकी, तो इनके द्वारा बनाई गई थी ये, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो भूपेन हजारिका जो ब्रिज है उसका नाम मैंने पूछा था, तो उसको ढोला सदिया ब्रिज भी बोला जाता है। तो कहाँ पे है ये, ब्रह्मपुत्र की लोहित रिवर है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी उससे बनाया गया है, और आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है, और लगभग ये अबाउट कितना है, 10 किलोमीटर करीब लंबा है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो था ये पूछा गया था, देखिए स्टॉर्म के नाम पूछे थे मैंने, हरिकेन कहाँ पे बोलते हैं, टाइफून कहाँ पे बोलते हैं, और ये साइक्लोन कहाँ पे बोलते हैं, तो पैसिफिक में बोलते हैं। इस तरीके से फिलीपींस, ये सारा मैंने आप लोगों को मैप के तहत ये बताया था, ये तो आप लोग वहां से वो कर सकते हैं। तो ये जीका वायरस के बारे में हो गया, टीका वायरस के बारे में। मच्छर देखिए आप लोगों, मच्छर हो गया जो इसका पहुंचाता है वो एजिप्टी है ये, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया पहुंचाता है। जीका वायरस जो फॉरेस्ट में पाया जाता है, युगांडा के फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां से इसका नाम जीका निकल के आया था, ठीक है। तो जीका वायरस, डेंगू, येलो फीवर, ये जापानीज, इस तरीके की कई सारी और भी डिसीज है। तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब फीवर, इस तरीके के फीवर है, आप लोग इनके भी नाम याद रख सकते हैं, मच्छर जनित जिनको बीमारी बोलते हैं। ओके, तो बाकी तो यही है। देखिए इस तरीके से अच्छे अच्छे आंसर देते हैं। मेरा दिखाने का पर्पज यही था कि आप लोग भी कोशिश किया करें। मैं क्वेश्चन छोटा पूछता हूँ पर आप लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से आंसर दिया कीजिए, जिससे आप लोगों को भी काफी फायदा हो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिल जाएगी। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, और पसंद आ जाता है तो चीजों को शेयर भी कर दिया करते हैं। तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।